आदाब। मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, साबिक़ा अदवार में जब इंसानों के दरमियान वैल्यू ट्रांजैक्शन हुआ करते थे तो वो गोल्ड की शक्ल में हुआ करते थे। उसके बाद करेंसी ईजाद हुई और मामलात दूसरे हो गए, मगर अभी भी गोल्ड की अहमियत बरकरार है। गोल्ड आज के दौर में किन किन शक्लों में डील किया जाता है, इस ताल्लुक से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र जनाब एम.एस. शब्बीर साहब। शब्बीर साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, बड़े जी, खुश वालेकुम बहुत अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमारे आपके चैनल पर बुलाने का फिर जी मौका मिला, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे चैनल की खुशनसीबी है कि आपके ज़रिए लोगों को पैसों के मामलात समझ में आने लगेंगे। पैसे का किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह से मनी मार्केट हुआ करता है, उस तरह गोल्ड मार्केट भी आजकल ऑपरेट हो रहा है। तो आपसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है कि गोल्ड किस किस शक्ल में जो है आजकल ट्रांजैक्शन में लाया जा रहा है। तो सबसे पहले बेसिक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, तोला किसे कहते हैं, और तोले में, एक तोले में कितने ग्राम होते हैं, और गोल्ड को तोले में ही क्यों तोला जाता है? गोल्ड को तोले में ही क्यों तोला जाता? बहुत जी अच्छा है, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ से शुरू करें कि गोल्ड के वजन की तोले की जो बात होती है ये बहुत पुराना, मैं आपको 100 साल पहले लेके जाऊँगा। जी। 100 साल या हो सकता है 1800 में एक हम्म। ज़माने में मेजरमेंट का ये होता था कि वेट्स जैसा हमारे पास आज है किलोग्राम वगैरह, वो नहीं था। हम्म। तो एक कंटेनर होता था, शायद आपको याद हो या आपको जो हमारी एज के लोग हैं शायद उन लोगों को याद हो कि एक कंटेनर में आप कोई चीज़ डाल देते थे, हम्म। कोई ग्रेन हो, व्हीट हो या जो जवारी हो, बार्ली हो, उसको भरते हम्म। थे। एक अंदाजा होता था, ये जी एक साइज का कंटेनर होता, उसके अंदर भर देते थे, ड्राई मास जिसको कहा जाता, जी। और उसको बोलते थे कि ये एक सेर है। एक सेर। उसी तरह उसका आधा, अगर माप माप जो बोलते थे ना, जो माप जो था वहीं से आया, तो माप है तो आधा सेर है, ये पौ सेर है। ठीक है। माने शायद 1960s में जो है सो वेट्स का जो सो मेजरमेंट्स का चेंज हुआ और किलोग्राम आया। 60s में। जी 60s में, शायद 64 या 68 में, मुझे बराबर याद नहीं है, लेकिन मैं जी। बहुत छोटा था, मुझे याद है क्योंकि मैं सेर से भी लेके आया हूँ, यानी तो अनाज वगैरह सेर से भी लेके आया हूँ, सेर से मिलता था। जी 10 किलोग्राम से। जी। तो अगर आप कन्वर्ट करें अगर शेर को और किलोग्राम को, तो सवा शेर के इक्विवेलेंट वही किलोग्राम होता, मतलब है कि अच्छा आज का 1 किलोग्राम सवा शेर के बराबर है। अच्छा। 1 किलोग्राम सवा शेर के बराबर है। ठीक है। तो एक मेजरमेंट होगा। तो इसी तरह से शेर के साथ था तोला। जी। तोले का मेजरमेंट ये था कि एक्चुअल तोला जो है सो तकरीबन आज के 11.66 ग्राम के बराबर होता। 11.66 ग्राम। जी। ये बहुत पुराना मेजरमेंट है तोला। हम्म। तो तोले का आज का तोला 11.66 ग्राम से। हम्म। नए जमाने के नए जनरेशन वालों को ये नहीं पता, क्या अब लोग ग्राम्स बोलना शुरू कर दिया। तो हम्म। ग्राम्स बोलना चाहिए, तो जबान पे तो वो तोला है, हम्म। लेकिन वजन घट गया, 10 जी। ग्राम हो गया। तो असल समझ रहे, एक कंफ्यूजन है लोगों के दिलों हम्म। में हम्म। कि बोलते हैं तोला, लेकिन वो दिल में एक्सेप्ट करते हैं 10 ग्राम। बिल्कुल। तो जब तक ये क्लैरिफाई नहीं हुआ कि तोला और ग्राम में क्या फर्क है, हम्म। ये सही यानी कारोबार नहीं होगा। अच्छा। इसमें ज़कात का भी मसला है, मैं आपसे ज़कात के बारे में भी आऊँगा इसके बारे में। तो हम्म। 11.66 ग्राम का एक तोला होता है। अच्छा। पहला करेक्शन ये करना चाहिए कि हम जब तक हमारे जहन में या मामलात में 11.66 ग्राम ना हो, जब तक तोले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अच्छा। वरना सिर्फ 10 ग्राम करना चाहिए। अच्छा, तो अब ये 10 मार्केट में ग्राम आजकल जो चल रहा है वो कितने ग्राम कंसिडर किया जा रहा है? ही एक तोला मतलब मार्केट में जो अब चल रहा है, सोने की कीमत एक तोला, बोलते हैं एक तोला, लेकिन होता है 10 ग्राम। तो फिर कम हो रहा ना? डी कम हो रहा ना? ध्यान ध्यान ध्यान, तो लोगों को मालूम नहीं है ना, ये तो बताना चाह रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा लोगों के अच्छा। हम्म। लोगों के जहन में होता है कि वो 10 ग्राम है और हम्म। बोलते हैं तोला। जी तो ये एक इसकी मिसाल ऐसी देता हूं मैं, अगर आप इन्फ्लेशन के ऊपर फिर आऊंगा मैं हमारे इसके हिसाब से, जी। क्या फर्ज करिए महंगाई हो गई, चॉकलेट है, चॉकलेट हम्म। 25 ग्राम का होता, महंगाई ज्यादा होगा, तो क्या बोलते हैं चॉकलेट तो वही रहेगा, हम्म। उसको 25 ग्राम के जगह साढ़े बाईस ग्राम कर देते हैं। अच्छा। आप अक्सर देखे होंगे, एक हम्म। बच्चों की चॉकलेट हो या कोई सा भी चीज हो, तो इसे जी। क्या करते हैं, कम कर देते हैं।
क्योंकि ये बोलने का रिवाज हो गया और बोलने की आदत हो गई, तो लोगों को फर्क नहीं मालूम है दोनों में, तोले में और ग्राम में। तो ये एक सबसे पहला क्लैरिफिकेशन है। दूसरा ये है कि एक समझिए आप, एक नया तोला या इस तरह बोल सकते हैं, नया तोला 10 ग्राम का है, पुराना तोला 11.66 ग्राम का है। एक जमाने में कॉइन भी हुआ करते थे, तो एक तोले का कॉइन जरा अच्छा बड़ा हुआ करता था, यहाँ सिल्वर कॉइन। यहाँ तो उस तोले का अगर आप वजन करें तो 11.66 ग्राम है। 11.66 ग्राम। तो हम ये भी बताना चाहिए लोगों के कि तोला जो पहले 11.66 था, जिसके ऊपर लिखा होता था 11.66 ग्राम, जी। और आज के कॉइन्स में जो लेते हैं आप, उस पर लिखा होता है 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स। जी। आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान ज़कात का जिक्र किया है, तो ज़कात में भी सोने का ही निसाब होता है, तो क्या क्या 10 ग्राम पे होता है निसाब वो, या फिर 11.66 ग्राम का? 11.66 ग्राम का होता है। अच्छा। और जो लोग बोलते हैं 10 ग्राम बिल के अगर आप दे रहे हैं, तो उसका हम्म। मतलब ये है कि आपने ज्यादा ज़कात दी, जी। क्योंकि वजन कम है, आप ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि 11.66 ग्राम का तोला है, जो शरिया में और जो ज़कात में रेफरेंस होता है, वो 11.66 ग्राम का होता है, ना कि 10 ग्राम का। जी। तो अब मैं फिर ये जानना चाहूँगा कि लेवल ऑफ प्योरिटी भी गोल्ड की अलग अलग होती है, तो या प्योरिटी गोल्ड की किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, और फिर जो है 22 कैरेट और 18 कैरेट की प्योरिटी किसको कहते हैं? ये भी एक बहुत अच्छा वो है मौजूद है, कि इसलिए कि हम जबान पे जब आम गुफ्तगू में बोलते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड है, 22 कैरेट गोल्ड है, ये मालूम है। जी। 22 कैरेट में ये लोगों को मालूम है कि उसमें जेवर बनता है, हम्म। 24 कैरेट में जेवर नहीं बनता। 24 कैरेट का मतलब ये है कि कॉइन होगा या जो सो प्योर सोना है, ये तो बिल्कुल हम्म। सही। 24 कैरेट है अगर तो प्योर सोना है, लेकिन हम्म। हिसाब करने नहीं आता कि 22 कैरेट 24 कैरेट से 22 कैरेट कैसा बना। हम्म। एक दूसरा ये है कि दो अलग अलग दाम बताते हैं कि 24 कैरेट का अगर है तो ये है। मिसाल के तौर पर मैं आसानी से समझने के लिए 50,000 कह रहा हूँ, ठीक है। हम्म। अगर एक तोला है तो 50 ग्राम, हम्म। तो मतलब ये कितना, 5,000 पर ग्राम। ये ठीक। 24 कैरेट का हुआ। अब हम्म। 22 कैरेट का अगर आपको हिसाब करना है, तो आसान तरीका उसका ये है, 22 डिवाइडेड बाई 24। 22 डिवाइडेड बाई 24। 24 जी। आप करिए, 22 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100, जी। इसमें होगा 0.916 आया। अच्छा। तो 0.916 का मतलब ये है कि गोल्ड की प्यूरिटी 0.9167 है, 100 माइनस 0.961, तो बाकी ठीक। का जो इम्प्योरिटी है। अच्छा, तो ये अक्सर जो है केडीएम पे भी लिखा हुआ आता है 916। या 916 लिखा हुआ, तो मैं आता हूँ उसके ऊपर। जी। एक जी। तो हो गया कि हिसाब करने का। अब इसी तरह आप 18 कैरेट का गोल्ड है अगर, तो आप हम्म। वही इसी तरह करिए, 18 बाई 24 इंटू 100, तो आपको अच्छा। प्योरिटी मालूम होगी। तो प्योर जी। गोल्ड इज 100, प्योर हम्म। गोल्ड इज 24 कैरेट। जी। इसी तरह अगर आप 12 कैरेट का है तो आप 12 कैरेट कर लें, 22 कैरेट है, 20 कैरेट का है अगर, क्योंकि बाज जेवर 20 कैरेट का भी होता, 20 हम्म। कैरेट में हिसाब ही नहीं करते हैं हम लोग, 22 होता कैरेट है में। मगर। हाँ होता है, 22 कैरेट, अच्छा। 20 कैरेट का भी होता है, 18 अच्छा। कैरेट का भी होता है, 16 कैरेट का भी होता है। लेकिन हम्म। वो आर्टिफिशियल या जैसे सोना कम है उनको बोलते हैं, उसका हिसाब नहीं हम्म। बोलते। अब आप अच्छा। देखेंगे अक्सर गुफ्तगू में ये होती है कि सोना है इसमें, सोने का है ये, लेकिन वो नहीं। हम्म। दूसरी बात ये है कि अगर 24 कैरेट गोल्ड है अगर, तो मिसाल के तौर पर 50,000 है। हम्म। बेचने वाला ये बोलता है कि प्योर गोल्ड है, 24 कैरेट है, 50,000 चल रहा है भाव। हम्म। ठीक है। 22 कैरेट का उन्होंने बताया कि एक फिगर बताता हूँ, 48 है या 46 है, जो भी है, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम्म। तो ना, मगर हम हिसाब करके नहीं देते, देखते हैं कि वो बराबर कैलकुलेट करके दे रहा है नहीं दे रहा, क्योंकि हम्म। 24 कैरेट गोल्ड का हिसाब होता है 50 कैरेट गोल्ड के हिसाब से। जी। तो अभी जैसे आप वर्कआउट करें कि 22 बाई 24 0.91 आ गया आपको। जी। 50,000 अगर 24 कैरेट का है, हम्म। तो 50,000 इंटू 0.9167 कर गया, तो जी। 22 कैरेट का गोल्ड आ गया। जी। अच्छा। तो दूसरी बात यह है कि 22 कैरेट का अगर आप डोंट एक्सेप्ट, मतलब जो दुकानदार बोलता है उसका आप एक्सेप्ट न करें, आप कैलकुलेट करके देखें। अच्छा। बताने का मकसद यही है कि आप कम से कम ये सीखना चाहिए। गोल्ड तो हर कोई के पास है, हर औरत के पास है, हर घर में है गोल्ड, लेकिन हम्म। हिसाब नहीं आता है, मामूली सा छोटा सा हिसाब है ये। हम्म। हम्म। 0.9167 के हिसाब से आप 50,000 करके आपको लगा दें। ठीक। तो ये कैलकुलेशन है। ठीक। अब प्योरिटी का ये है कि असल गोल्ड अगर देखा जाए, तो अगर आप कभी आप गोल्ड की कॉइन देखे हैं या गोल्ड की वो देखे हैं, तो उसके ऊपर लिखा होता है 99.99, 999 999, ट्रिपल का 9 का मतलब है कि 999
0.00, जी। अगर उससे अच्छा है तो 999.9। हम्म। इसके माने क्या है, दोनों तो 999 है। 0.9 के बाद का डेसिमल क्या है, वो जो डेसिमल है वो इट शोज द इम्प्योरिटी। अच्छा, 0.1। हाँ, 0.01 इम्प्योरिटी हुआ। जैसे अच्छा। 999.9 बोले तो 0.01 इम्प्योरिटी हुआ। 999 है अगर खाली, तो उसका मतलब ये है कि 0.10 इम्प्योरिटी है। अच्छा। दाम में 999, 49 और 999 में फर्क है दाम में। बिल्कुल। होना चाहिए ना, इम्प्योरिटी है। बिल्कुल होना ये चाहिए। अक्सर लोगों को नहीं मालूम है। अच्छा। तो एक और एक तरीका है इसी। दूसरी बात यह है कि कॉइन जब आप लेते हैं किसी के पास से, ये अक्सर होता है दुकानों में, कि आप ले आके पुराना जेवर देते हैं और उसको आने उनके पास की 22 कैरेट की जो है एक कॉइन दे देते हैं, कोई भी दुकानदार, नाम नहीं लेता, कोई भी दुकानदार, और उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि 22 कैरेट का है वो। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर आप कंपनी से या फैक्ट्री से आया हुआ गोल्ड हो और 999 लिखा हुआ हो, या 29 लिखा, 916 लिखा हुआ हो, और कोई दुकानदार का अगर सिक्का हो जिसके ऊपर उसका एम्ब्लेम है और 0.916 लिखा हुआ हो, आप कौन से लेंगे? यकीनन कंपनी का। कौन सी कंपनी का? ज्वेलर जो का लेंगे या फैक्ट्री से आया लेंगे? फैक्ट्री। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि उसकी प्योरिटी आपके पास वहां से हुसील हो के आई से। ये प्योरिटी उन्होंने जो डाल रहे हैं ये खुद डाल रहे हैं। अच्छा। ये एक ब्रांडिंग है, एक सेल्स का वो है कि उन्होंने। दूसरी बात ये है कि अगर फर्ज करिए एक दुकानदार जैसे ए है ज्वेलर, ज्वेलर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है? उसको राज मालूम है। उसको 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 भरोसा नहीं है कि, और उसको मालूम है कि ये पूरा प्योरिटी नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप जब कॉइन्स ले रहे हैं तो होना ये चाहिए कि फैक्ट्री का जो है ना, जो नॉर्मली स्विस से आता है, वो फैक्ट्री के कॉइन्स लेना चाहिए। जी। शबीर साहब, ये जानना चाहूँगा, साबिक में जो अशरफियाँ इस्तेमाल होती थी, दीनार इस्तेमाल होते थे, तो वो गोल्ड की प्योरिटी क्या हुआ करती थी? वो प्योर की गारंटी तो मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन वजन एक दिनार का जो है, गोल्ड दिनार जो कहते हैं, उसका वजन होता था 4.25 ग्राम्स। अच्छा। और वो करेंसी की तरह इस्तेमाल होता था। अच्छा, 4.25 ग्राम्स का कॉइन। शायद वो 124 कैरेट गोल्ड था, मगर थोड़ा सा डाउट है, सो आई डोंट नो। ठीक है। तो शायद ये डाउट को दूर करने के लिए ही हॉलमार्किंग का सिस्टम आया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी। जी। क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका गोल्ड सही है नहीं है, जो बोलता है दुकानदार भरोसे पे ले लेते हैं आप। एक जी। दुकान से जहां पर आप जेवर खरीदते हैं वही एक्सेप्ट करता है 22 कैरेट का, दूसरी दुकान वाला नहीं लेता है। प्योरिटी आपको पता नहीं होती है। तो इसलिए स्टैंडर्ड ये जो सब प्रिंटिंग करवाए हैं कि जैसे आपको हर गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर आपको मार्क होना चाहिए। गोल्ड में ये है कि मार्किंग में ये है कि BSI का मार्क होता है, दूसरा ये है कि प्योरिटी उसकी कितनी मार्क होती है, तीसरा उसका वेट कितना है मार्क होता है। ये अगर हर ऑर्नामेंट के ऊपर, हर ज्वेलरी के ऊपर मार्क होना जरूरी है। जी। वह ये मैं जून 21 में स्टार्ट हुआ, और जून 21 के बाद से कोई दुकानदार 22 कैरेट का ज्वेलरी बगैर हॉल मार्किंग के नहीं बेच सकता। अच्छा, तो आज के दौर में ये कंपलसरी हो चुका है। बिल्कुल कंपलसरी, और आप खरीदे बाद से देखना चाहिए कि आप है नहीं है। नहीं तो पेनाल्टी बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ तक कि आप इम्प्रिजनमेंट भी है, पनिशमेंट, जो अच्छा। सुनार बेचता है। इसी तरह अगर आपके पास घर में पहले ज्वेलरी है, पुरानी ज्वेलरी है, आपको पता नहीं है कि 22 कैरेट है नहीं है, तो आप बराबर हॉल मार्किंग करवा सकते हैं, ले आके हॉल मार्किंग करा सकते हैं। कहाँ होती है ये हॉल मार्किंग? हॉल मार्किंग करवा सकते हैं जी। कहाँ पे होती है हॉल मार्किंग? ये सेंटर्स है, हॉल मार्किंग के सेंटर्स है, जहां पर मार्केट है वहां पर कोई सेंटर्स होते हैं, जैसे ई सेवा वगैरह, ऐसा कोई सेंटर्स रहते हैं हर एरिया में होते हैं, और ज्यादातर ये वो एरियाज में होते हैं जहां पर गोल्डस्मिथ वगैरह है, और वहां से हॉल मार्किंग होती है। तो हॉल मार्किंग, अगर आपके पास पुराना जेवर है, हॉल मार्किंग नहीं है, तो जरूर कराना चाहिए हॉल मार्किंग। और खरीदते वक्त हॉल मार्किंग का ही लेना चाहिए जेवर, दूसरा जेवर नहीं लेना। अच्छा, तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ये BIS, उसकी मार्किंग करवानी है। जी। तो चलिए, हम मार्किंग की तो बात कर चुके हैं कि मार्किंग के बाद इत्मीनान क़ल्ब हासिल होता है और एक गारंटी होती है कि इसमें ये गोल्ड में कितनी प्योरिटी है। करेंसी, ये गोल्ड में कितनी प्योरिटी है, इसका इत्मीनान होता है। सही। जी जी जी। अब मैं ये जानना चाहूँगा, आजकल जो गोल्ड का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मुख्तलिफ ज्वेलर्स हजरात गोल्ड के स्कीम्स निकाले हैं। ये अरसे दराज से चलते आ रहा है, अब तो शायद ज़्यादा हो गया है। तो ये
ये कैसा है और क्या ये शरिया कंप्लायंट है? थोड़ा शरिया पहले कंप्लायंट। स्कीम की तफसील बताइए, उसके बाद कंप्लायंस की बात कीजिए। हाँ, स्कीम की तफसील में ये है कि अलग अलग स्कीम्स है। बाज लोग ये कहते हैं कि महीने को आप 3,000 रुपये डिपॉजिट करें उनके पास हम्म। 11 महीने के लिए, और 12वें महीने में वो आपको गोल्ड देंगे। हम्म। तो इससे हुआ क्या कि आप पहले पैसे दिए और गोल्ड की ट्रांसैक्शन जो हुआ 11 महीने के बाद हुआ, यानी कि 12 महीने में हुआ, जी। 12th मंथ में हुआ। हम्म। तो सबसे पहले ये शरिया नॉन कंप्लायंट है। इसलिए शरिया का रूल ये है कि गोल्ड के लिए ट्रांसैक्शन स्पॉट होना चाहिए। स्पॉट का मतलब है जिस दिन आप पैसे दें हाँ। उस दिन के जैसे गोल्ड का प्राइस होना चाहिए और कारोबार वहीं पर कंक्लूड हो जाना चाहिए। अच्छा। तो अगर आप 3 महीने या 11 महीने आप 5,000 उनके पास डिपॉजिट किए हैं और उसके बाद में जब आप 12th मंथ में जब खरीद रहे हैं तो उसका मतलब है कि स्पॉट ट्रांसैक्शन नहीं हुआ। अच्छा। गोल्ड रेट उन्होंने कौन सा लगा रहा है। अगर आप उसकी समझें कि 5,000 मैं दे रहा हूँ, एडवांस दे रहा हूँ, तो वो भी सही नहीं है। अच्छा। बाज ज्वेलर्स ऐसे हैं कि आप जब पहले महीने में 5,000 देते हैं तो उन्हें एक रिसीट देते हैं कि 5,000 में आपके 1.26 ग्राम आपका जो सो अलॉट हुआ। अच्छा। अलॉट देते नहीं है गोल्ड, लेकिन ये लिख के देते हैं कि 1 पॉइंट। तो उसका मतलब हो सकता है कि उस दिन जो रेट रहा उसका दिन रेट का रेट लगा के वेट बता दिया आपको। अब उसका सेकंड पार्ट तक आप डिलीवरी न ले जब तक ट्रांसैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बोले कि एक ज्वेलरी, आप मिसाल के तौर पे आपको कोई ज्वेलरी पसंद करे, उसकी कीमत 5 लाख है, आप 3 लाख रुपये एडवांस दें और फिर कहें कि मैं जैसो जब पैसे 15 दिन के बाद आए जब जैसे बाकी को पैसे दे के ज्वेलरी लूंगा। अब आप कौन सा रेट लगाएंगे? तो ज्वेलर्स ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आज 50,000 का रेट है, तो आपके 5 लाख जो एडवांस दिए हैं हम आज के रेट से लगा देंगे। ठीक है। बाकी का अमाउंट अगर कम हो गया गोल्ड का प्राइस तो बाकी के गोल्ड के लिए हम जैसा ट्रांस लगाएंगे जो कम रेट है। अच्छा। मतलब ये कि अगर अपसाइड प्राइस गई तो आपको नुकसान नहीं होगा कस्टमर का, डाउन साइड अगर गई तो आप फायदा उठा सकते हैं कि आप जैसे रेट दो। ये भी अच्छा। गलत है। क्यों? फिर उसूल पे आए कि इट हैज टू बी ऑन स्पॉट बेसिस। स्पॉट बेस। गोल्ड के जिस लिए तरह भी से है। एक हाथ दे एक हाथ ले कहते हैं, वैसा बिल्कुल होना चाहिए। सही मुहावरा आपने इस्तेमाल किया, जी। एक हाथ से दे एक हाथ से ले। अच्छा। तो बहुत सारे स्कीम्स में ये स्कीम नहीं मालूम है लोगों को और ये कोशिश करना चाहते हैं कि आसानी है 5,000 जमा करते रहे तो मिल जाता है। जी। दूसरा और उसमें एक कॉशन ये होना चाहिए कि उन लोग अट्रैक्शन के लिए स्कीम ये बताएं कि मेकिंग चार्जेस नहीं है, आप मिले, बिल्कुल। ये भी गलत है क्योंकि वो प्राइस में एडजस्ट करते हैं। तो अच्छा। क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए कि प्राइस जिस दिन आप पैसे दे रहे हैं उसका रेट क्या था, वेट क्या है, प्राइस क्या है, मेकिंग चार्जेस क्या है। बिल्कुल। आज और वरना है वरना ज्वेलर्स। इतनी मेहनत मजदूरी करके कौन फ्री में देगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं एक और एक पॉइंट का वेट नहीं है। दूसरा अट्रैक्शन ये करते हैं उन लोगों को कि आपको जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा। तो जीएसटी नहीं लगाया तो उसका मतलब है कि आप रसीद बराबर नहीं काटे। और आप यानी हर तरह या तो वेट के अंदर बताते हैं या प्राइस के अंदर बताते हैं या बोलते हैं कि मेकिंग चार्जेस नहीं होंगे या जीएसटी नहीं लगेगा आपको। तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है इसकी उसमें। जी। तो उस हिसाब से भी शरिया कंप्लायंट नहीं है ये। अच्छा। और दूसरा तरीका ये है कि उससे बेहतर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ गए हैं हमारे पास, तो नहीं करना चाहिए इसमें। अल्टरनेटिव से मुझे याद आया, सॉवरेन गोल्ड स्कीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? सॉवरेन गोल्ड स्कीम तो हम थोड़ा जरा बाद में, ठीक है। मैं सॉवरेन गोल्ड स्कीम में ये है कि सबसे पहले नॉन कंप्लायंट क्यों वजह से, इसलिए कि उसमें इंटरेस्ट है। सॉवरेन गोल्ड स्कीम क्यों निकाली गवर्नमेंट? सॉवरेन जी। गोल्ड इसलिए निकाली लोग कि लोगों को गोल्ड खरीदने का शौक है, लोग गोल्ड खरीदते हैं और उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने गोल्ड की स्कीम निकाली कि गोल्ड प्राइस के हिसाब से आपके पास गोल्ड देते हैं, आपको अलॉट करते हैं। उसके बाद 7 साल तक लॉक इन पीरियड है और उसके बाद 2.5% टैक्स, सॉरी 2.5% इंटरेस्ट भी देते हैं। अच्छा। अब पता नहीं ये गवर्नमेंट का साजिश है या कुछ भी कर लें कि 2.5% इंटरेस्ट देते हैं, बोले तो ज़कात के बराबर 2.5% है तो इसलिए 2.5% का रेट लगा है। अगर इंटरेस्ट है तो जाहिर है से हराम है। जी। दूसरी बात यह है कि 7.5 साल तक आप क्यों रुकें जबकि आपके पास बहुत सारे अदर ऑल्टरनेटिव है, जैसे गोल्ड फंड है या गोल्ड ईटीएफ है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। 7 साल में लिक्विडिटी भी नहीं रहेगी आपकी, क्योंकि वो एक बार गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचने के बाद सेकेंडरी मार्केट स्टॉक मार्केट में अगर लिक्विडिटी है तो आप बेच सकते हैं, वरना अच्छा। गवर्नमेंट वापस देगी 7 साल के बाद देगी।
तो उस लिहाज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सही नहीं। जी, ये जो इन्फ्लेशन वगैरह होता है, जिस तरह से आपने बात की, एक हाथ दे एक हाथ ले का मामला इसीलिए है क्योंकि आगे जाके कीमत क्या होगी ये पता नहीं, सही। तो ज़रूर इन्फ्लेशन का भी उसमें दखल होता होगा। तो गोल्ड का कितना किरदार है इन्फ्लेशन में? इन्फ्लेशन गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है, हम फिर वापस आएंगे हिस्ट्री को और शरिया में। करेंसी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो गोल्ड की करेंसी थी या सिल्वर की करेंसी थी, तो क्या मतलब था उसका मतलब ये था कि करेंसी विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई को हर वक्त गोल्ड जो है सो कवर करता है। अच्छा। तो अगर आप गोल्ड खरीदते हैं तो उसका मतलब है कि इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी कवर्ड, कभी कम नहीं होगा। इन्फ्लेशन से दाम कभी कम नहीं होगा, बल्कि इन्फ्लेशन से 1-1.5% आपको बढ़ के रिटर्न मिलेगा प्राइस के हिसाब से। तो ये हो गया आपको करेंसी इन्फ्लेशन के हिसाब से। अब क्योंकि करेंसी आ गई, पेपर करेंसी आ गई है, तो इसलिए इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है। अच्छा। बल्कि कहा जाता है कि 96% इन्फ्लेशन जो है सो सिर्फ इसी वजह से कि इंटरेस्ट और जो है करेंसी नोट, जब प्रॉमिस लिखा हुआ होता है नोट पे और उनकी प्रॉमिस रखी नहीं जाती। अच्छा। जो आई प्रॉमिस टू पे यू $100, आई प्रॉमिस टू पे यू $2000, ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उनके पास बैकअप नहीं है करेंसी, सॉरी गोल्ड का, और वो छाप के देते जा रहा है। तो ये प्रॉमिस जो है ये धोखा है, धोखा, सबसे बड़ी झूठ है, जो सबसे सबसे बड़ी झूठ बड़ा है। धोखा 2016 में दिया गया था कि जी, करेंसी पे लिखा हुआ है प्रॉमिस टू पे द बेरर सो एंड सो अमाउंट, उसको जी, कागज और रद्दी की शक्ल बना दी गई। सही सही सही, बोल सही। अगर गोल्ड होता तो वो रद्दी नहीं बनता था। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी। और एक एक मिसाल, इसमें एक और एक एंगल बताऊंगा मैं आपको कि जी। हम जो शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टर्स होते हैं, उन लोगों को डेट में डालने के बजाय वह समझते हैं कि डेट में डालें या फिक्स डिपॉजिट में डालें तो ज्यादा सेफ है, उसलिए जाते हैं। गोल्ड से अच्छी सेफ्टी कहीं पर भी नहीं है। अच्छा। तो आप उसमें डालने के बजाय डेट में डालने, बैंक डिपॉजिट में या उसमें डालने, सेफ्टी समझ के गोल्ड में आप जितना डालना बेहतर है, लेकिन ज्वेलरी में नहीं, अच्छा। फिजिकल गोल्ड में नहीं, हम्म इलेक्ट्रिक गोल्ड में, या मतलब है मैं कि गोल्ड फंड वगैरह में डालें। मैं उसी तरफ आ रहा था कि ज्वेलरी खरीदना बेहतर है या गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड या ईटीएफ या इस किस्म के इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, इसमें डालना बेहतर है? देखिए, पहला ऑप्शन फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड, जी। फिजिकल हर कोई सोना गोल्ड में खरीदते हैं, वो धनतेरस आता है, वो फलां फलां आता है, लोग जो है जोख दर जोख ज्वेलर्स के पास जाते हैं और गोल्ड खरीद के रखते हैं, गोल्ड या ज्वेलरी। जी। या या तो गोल्ड इसलिए नहीं खरीदना चाहिए फिजिकल गोल्ड, अनलेस आप उसे ज्वेलरी बनाना चाह रहे हैं। और अगर आप छोटी छोटी ज्वेलरी, जैसे अगर आपके पास कम से कम पैसे कम है, यानी महीने को अगर आप छोटी अमाउंट से आप गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं, तो आप बेहतर ये है कि आप गोल्ड फंड खरीद लें या गोल्ड हम्म। ईटीएफ खरीदें। अच्छा। गोल्ड ईटीएफ में 44 रुपए से आप जैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इट विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ द गोल्ड। फिजिकल गोल्ड क्यों नहीं खरीदनी चाहिए? एक ये है कि सिक्योरिटी, दूसरी है कि बाइंग सेलिंग के अंदर जैसे लोग 3% या 5% काटते हैं हम्म। मार्किंग चार्ज। अगर प्योर गोल्ड भी हो, 22 कैरेट भी हो, तो वो हम्म। बोलते हैं कि हम वापस लेंगे तो 3% कम से देंगे आपको। क्यों बाद लोग देते ऐसा हैं? नहीं कहते। बाद लोग कहते हैं, बाद लोग नहीं कहते हैं। अच्छा। अगर देखें तो एक तो सिक्योरिटी है, हम्म। दूसरी है कि आप फिर अच्छा, अगर नहीं भी कहते हैं तो कौन नहीं कहते हैं? जो आप ज्वेलर एक ही कॉइन आप ज्वेलर ए के पास ले जाए तो वो कहता है कि मैं नहीं काटूंगा। हम्म। ज्वेलर ए से आप कॉइन खरीदिए, ज्वेलर बी के पास जाइए, उन्हें बोलेगा मैं 3% काटूंगा। अच्छा। स्विस गोल्ड की अगर है 999 या वगैरह, तो कोई भी नहीं, सब एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा। तो पहला ये सीखना चाहिए कि 999 का ये जो भी आप कॉइन ले रहे हैं, वो हम्म। जो है स्विस की हो और वहां की में कोई इंडिविजुअल ज्वेलर की ना हो। अच्छा। दूसरी बात ये है कि बहुत अक्सर लोगों को नहीं मालूम है कि 24 कैरेट गोल्ड का एक प्राइस मालूम है, लेकिन हम्म। 10 ग्राम में और 5 ग्राम में और 1 ग्राम के दाम में फर्क होता है। अच्छा। अब ये बताइए आप क्यों? जी। इसकी वजह यह है कि जो जितना डिनोमिनेशन छोटा रहेगा, उसकी हम्म। प्राइस ज्यादा रहेगी। वजह क्या हो सकती इसकी? मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, हम्म। सेफ्टी। आपको 100 एक एक कॉइन, एक एक ग्राम के कॉइन कितने को ज्यादा टाइम लगेगा, 1 किलो का 200 रखना ज्यादा लगेगा। एक एक कॉइन बनाने में ज्यादा मेहनत मैन्युफैक्चरिंग लगी। कॉस्ट में फर्क है। तो ठीक है। आपके पास अगर पैसे हैं तो आप जो सो हायर डोमिनेशन का हायर डिस्काउंट। डिनोमिनेशन। जी। अगर आपके पास नहीं है तो आपको 1 ग्राम का भी ले सकते हैं, लेकिन 1 ग्राम के दाम में 24 कैरेट में और 5 ग्राम के फर्क रहेगा। अच्छा। इसी तरह 5 और 10 ग्राम के 24 कैरेट में फर्क रहेगा। अच्छा। हो गया?
तो इंश्योरेंस हुआ, सेफ्टी भी, इस वजह से फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते। अच्छा। दूसरी अब आप आते हैं गोल्ड फंड के लिए। गोल्ड फंड और गोल्ड ईटीएफ दोनों बराबर है तकरीबन। अच्छा, गोल्ड फंड की तरफ जाने से पहले ये जानना चाहूंगा, ये जो कॉइन्स होते हैं इसका हाईएस्ट डिनोमिनेशन कितना होता है? आउंस का होता है। आउंस का, 1 आउंस है। आउंस। अच्छा नॉर्मल जो इस्तेमाल होता है आउंस का है। अच्छा। एक आउंस का, एक ठीक। आउंस का 31.6 ग्राम को होता है, तो एक जी। आउंस का। अब रहा है कि गोल्ड फंड या ईटीएफ। गोल्ड फंड और ईटीएफ में क्या होता है? गोल्ड फंड और ईटीएफ में होता है कि आप छोटा डिनोमिनेशन होता है, जी। चार्जेस नहीं होते हैं, हम्म इंश्योरेंस नहीं है, जब चाहे जब आप मार्केट में बेच दे सकते हैं, हम्म वापस खरीद सकते हैं, हम्म और प्राइस उस दिन का रहता है। तो अब हम्म, जरूरी नहीं कि 1 ग्राम जो 5,000 का है, 5,000 का इन्वेस्ट करना जरूरी है। 0.01 ग्राम का भी आप जो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा जैसे ईटीएफ में बताया मैं कि 44 रुपए से आप खरीद सकते हैं, अच्छा। 0.01 ग्राम मिलेगा, या 0.0 जो भी है डेसिमल में। हम्म इसी तरह अगर आप डिजिटल गोल्ड के पर आए, तो डिजिटल गोल्ड में भी वही होता है कि आप हम्म खाली डिलीवरी नहीं ले रहे, आप खाली हम्म, खरीद रहे, बेच रहे, उसमें जी। और प्राइस ज्यादा होती है। हम्म। तो सबसे बेस्ट ये है कि ईटीएफ या गोल्ड में खरीदें। और अच्छा। एक बात बताता हूँ आपको, ये जो गोल्ड स्कीम जो चलाने वाले हैं, ज्वेलर्स जो हैं, जिसको नहीं मालूम है, अनपढ़ है, जाहिल है, जिसको नहीं मालूम है, वो गोल्ड स्कीम में डालता है, हम्म। और वो पैसों से ज्वेलर्स जो है ईटीएफ में डालते अच्छा। हैं ताकि वो खुद पैसे बनाए। राइट। तो उन्होंने भी फिजिकल गोल्ड उनके लिए मुश्किल है और आसान है, तो जिसको नहीं मालूम है वो गोल्ड स्कीम में जाता है। अच्छा, ये एक तो बदौलत है, गोल्ड ईटीएफ आपके हिसाब से बेहतर है? सबसे बेस्ट है। अच्छा। दोनों ईटीएफ और गोल्ड फंड में क्या फर्क है? गोल्ड फंड अगर है आपके पास, तो आपका डीमैट अकाउंट होना जरूरी नहीं है। डीमैट अकाउंट ज़रूरी नहीं है? जरूरी है। अच्छा। अगर गोल्ड ईटीएफ खरीदना है तो शेयर के जैसा है, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना है, वरना तो दोनों में कोई। डीमैट अकाउंट अगर नहीं होगा तो गोल्ड फंड किस तरह से ट्रांजैक्शन होगा उसका? आप अप्लाई करें, किसी के हम्म। पास जाए, फॉर्म है, अप्लाई करें आप। आज का जो रेट है वो रेट के हिसाब से मिलेगा। ठीक है। इसमें मेकिंग चार्ज नहीं है, बाइंग सेलिंग का डिफरेंस नहीं है, जो आज रेट है। खास तौर से लोग जो बच्चों की शादी के लिए जमा करते हैं, हम्म तो उनको ये चाहिए कि गोल्ड ईटीएफ खरीदते रहें, और जिस दिन उनकी शादी का टाइम रहा या जो भी रहा, वक्त रहा निकालने का, ज्वेलरी बनाने का रहा, उस वक्त जब आप इनकैश करेंगे गोल्ड फंड पे, तो आपको वही प्राइस मिलेगी बाहर। मेकिंग चार्जेस नहीं होते। लोग अक्सर ये कहते हैं कि एक ज्वेलरी खरीदते हैं फिर बदल देते हैं, नहीं पुरानी हो गई, नया है, या नहीं मालूम है, साइज बंद रहा। तो वो बेहतर ये है कि आप गोल्ड फंड में डालें, जब आपको ज्वेलरी बनाना हो शादी के टाइम पे, तो जब आप पैसे निकाल के ज्वेलरी बनाएं। जी जी। शब्बीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। बहुत ही मुफीद मालूमात आपने फ़राहम की। उम्मीद के लोगों को गोल्ड के ताल्लुक़ से अगर कुछ गलतफ़हमियाँ हैं तो दूर हो जाएंगी, और उन्हें जो है मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाया जाए। बहुत बेहद बहुत शुक्रिया। सलाम। जी। तो नाज़रीन, ये थे जनाब एम.एस. शब्बीर साहब, जो कि फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, सेंसेज फाइनेंशियल सर्विसेज के बानी हैं, और ये बहुत ही शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो अगर कोई अपना पैसा हलाल तरीके से इन्वेस्टमेंट हो और पुरसुकून ज़िंदगी और आखिरत की गारंटी हो, तो जो है हलाल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे और शब्बीर साहब के एडवाइसेस को अपनाएंगे। बहरहाल, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने अहबाब में शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई गलत कर रहे हैं तो अपनी राह को दुरुस्त कर लें और दुनिया और आखिरत बेहतर कर लें। हमें दीजिए इजाज़त। शब सही। बख़ैर।